एनके सिंह सर, कांग्रेस की बात तो सब लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद भी लड़ने को कहाँ तैयार है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चुनाव के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया था, जबकि पूरे चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत ही नहीं थी। जो फैसले ले रहे थे वो प्रियंका गांधी और उनके सिपहसालार ले रहे थे, लेकिन हटाया प्रदेश अध्यक्ष को, और उसके बाद आज 3-4 महीने हो गए उनको एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है पार्टी। तो ऐसी जगह जो देश के सबसे बड़े राज्य में अपना स्टेट प्रेसिडेंट नहीं ढूंढ पा रही है, वो कहाँ लड़ने को तैयार होगी, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे एनके सिंह सर, चूंकि आपके पास बहुत सारा ज्ञान रहता है आर्थिक मुद्दों पे, एक मेरे पास मैसेज है कि आज जो भारत की रैंकिंग है, मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में 131 स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में 116 देशों में 101 नंबर पर है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 180 देशों में 85 नंबर पर है, और प्रेस की स्वतंत्रता में 180 देशों में 150 नंबर पर है। ये सारे आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों का, इन भूख का, इन बेरोजगारी का, इन महंगाई का क्या लग रहा है एनके सिंह सर, क्या 2024 में कोई असर पड़ेगा? ब्रांड मोदी जो अभी भी बहुत बड़ा ब्रांड है, और सामान्य बात में अगर मैं कहीं चलते हुए बात करता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं अगर मोदी नहीं तो कौन। अभी तक कोई नेता ऐसा सामने नहीं आ पाया जो मोदी के बराबर में कह सके आदमी कि मोदी नहीं तो ये। तो इन स्थितियों में क्या कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी, क्या विपक्ष का फ्रंट बनेगा, क्या सीन लगता है क्या आपको 2024 से पहले? संजय, ये अगर हम इसके एनालिसिस करेंगे कि कांग्रेस की गलतियां या विपक्ष की गलतियां, तो उसके पहले ये देखना पड़ेगा कि मोदी का गवर्नेंस मॉडल है कैसा। जब तक हम इसको नहीं समझ लेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज का जन्म होता है, इसकी दो थ्योरीज हैं। एक कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक एडजंक्ट है, नेसेसरी एक अवयव है। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये सोशल एस्पिरेशंस का पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, राजनीतिक प्रगटीकरण। अगर ये है सोशल एस्पिरेशन का राजनीतिक प्रगटीकरण, तो हमें देखना होगा कि वो ब्लॉक क्यों हुआ है। क्यों मोदी को 14 में अगर 31.3% वोट मिलते हैं तो 19 में वो 37% हो जाते हैं? क्यों 23 करोड़ वोट मोदी को मिलते हैं, कांग्रेस 12 करोड़ पे सिमट जाती है? ये, और इसके आगे आइए, आपने अभी कहा कि साहब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे तमाम इंडिसेस जो हैं उस पे भारत बहुत बुरी स्थिति में है, अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर क्यों होता है कि यूपी में फिर से सरकार बन जाती है? एक आध परसेंट इधर उधर अलग बात है, तो ये वजह क्या है? इसमें हम लोग को अपने को भी एनालाइज करना पड़ा कि हम लोग की मेथोडोलॉजी जो है इस गवर्नेंस को समझने की, उसकी गलती तो नहीं है। हम हर बार आंकड़े रखते हैं तो क्यों नहीं वो जनता को मुतासिर करते? वजह क्या है? यूपी में तो हमने रखे थे ये आंकड़े ना, आपने तो दिन रात हाँफ हाँफ के कहा था, तो हुआ क्या? कैसे जनता मुतासिर नहीं हुई? या तो आप में कोई कमी है और हम अपनी तरफ देखें, शायद हम इस गवर्नेंस मॉडल को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये गलती हुई। सारे आंकड़े हैं, आपने जितने गिनाए उससे कम से कम 10 गुना आंकड़े हम अभी दे सकते हैं जो कि मोदी सरकार के फेल्योर बताते हैं। तो क्यों नहीं ये जनता मुतासिर उससे होती है और वोट पे क्यों फिर वो बढ़ जाता है? इसकी वजह है, जब तक हम मोदी के गवर्नेंस मॉडल को नहीं समझेंगे, ये एक टिपिकल गवर्नेंस मॉडल है जिसमें फसाड जो होगा, जो जो बाहरी आउटर वो होगा, वो तो डेमोक्रेसी का होगा, लेकिन इनर इंस्टीट्यूशन सारे डिक्टेटोरियल होंगे। इसके अलावा कोई प्रोसेस ही नहीं। तो क्या करते हैं मोदी इस गवर्नेंस मॉडल में कि डेमोक्रेसी होगी, लेकिन वो सिर्फ चुनाव तक सिमट जाएगी। इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपने मीडिया को कहा, मीडिया एक लैप डॉग, गोदी में जो कुत्ते बैठते हैं, ये उस तरह की हो जाएगी। मेरे ख्याल से राकेश का, अब जब हम कहेंगे तो राकेश जी उसको मानेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा है। लैपटॉप मीडिया जो हो गई है वो इसको वो जब कहती है भौंक देता है, जब कहती है तो यूं यूं दुम हिलाने लगता है। तो ये लैपडॉग मीडिया बना दिया है। लगभग यही स्थिति तमाम इंस्टीट्यूशंस की है। गवर्नेंस का जो गुरूर होता है, मैंने पिछली बार भी कहा था, वो संविधान से आता है।
वो उस अवसर में तन के खड़ा होने की ताकत देता है भारत के संविधान के आर्टिकल 311 के तहत, जो सरदार पटेल ने उनको वो दिया, प्रोटेक्शन दिया था। पूछा गया पटेल से कि पटेल साहब ये क्या प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं, ये अफसरों को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? बोले कि नहीं, ताकि वो पॉलिटिकल मास्टर के सामने तन के खड़ा हो। मोदी ने उस गुरूर को खत्म कर दिया है, लिहाजा वो भी लैपडॉग हो गया है। वो दुम हिलाता है, ईडी के नाम पे कहीं चला जाता है, वो तन के नहीं खड़ा होता। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह लैपडॉग हो गई है। अब हम ये बात कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दरअसल हम भी कहीं कहीं सोच में बायस हो जाते हैं। हम भी सिर्फ मोदी की गलतियां निकालने लगते हैं। क्या ये सच नहीं है कि उस क्राइसिस में जब लोग अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में तिल तिल करके मर रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, जॉब्स नहीं थी, उस समय 5 किलो अनाज देना और आज तक देना एक सकारात्मक चीज है, वरना वो भूखों मर चुके होते। 5 किलो अनाज दिया, 35 किलो बदस्तूर कायम रखा, 35 किलो 2 रुपए और 3 रुपए किलो। वैक्सीन दिया, 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया। मैं इसका दूसरा साइड बताता हूं, लेकिन पहले ये बता दूं, आप लोग चौंकेंगे। वैक्सीन, आप बताइए, 140 करोड़ को अगर वैक्सीन लगाता है कोई सरकार, मुफ्त में लगाता है ब्रॉडली, कोई छोटा मोटा काम है वो? तो दूसरा ये हो गया, इसमें दे दिया किसानों को 6,000 रुपया हर 4 महीने पे 2,000, माने 17 रुपया रोज देना। क्या कोई छोटी मोटी बात है? और डायरेक्ट उस पर जा रहा है उनके खाते में, करप्शन भी नहीं है। तो ये 3 प्लस पॉइंट है। अब इसका दूसरा साइड बताते हैं, हम लोग क्यों कन्विंस नहीं कर पाते हैं। हम ठीक इसको बताने के बगल में बताएं कि तुम्हें 5 किलो अनाज देके उन्होंने भिखमंगा बना दिया और तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि इंडस्ट्रीज डेवलप करे, एमएसएमई सेक्टर डेवलप करे, और हकीकत यह है कि एमएसएमई सेक्टर का बकाया 10 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास, अगर वही दे दे तो एमएसएमई सुधर जाए, नौकरियां लोगों को मिलने लगे। तो जब हम ये बताएं कि 5 किलो अनाज बड़ी अच्छी बात है, ठीक उसके बगल में बताएं कि लेकिन तुम्हें ये कटोरा पकड़ाया है, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी नौकरी छीन ली है इस प्रोसेस में। जब दोनों को नजदीक लाके बताएंगे तब मासेस कन्विंस होगी, और ये विपक्ष का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है। तो पहला तो ये हो गया कि आप दोनों चीजें बताएं तो उसको। किसानों का है, 17 रुपया रोज देके वाहवाही लूट लिया, हम कुछ नहीं कर पाए। वजह क्या थी? हम ये नहीं उसके दिमाग में ड्रिल कर पाए कि 6,000 रुपया दे के साल भर में 17 रुपया एक परिवार को रोज दे के एक अंडा भी खाने का रोज नहीं मिलता होगा। अगर वो चाहे तो पाव भर दूध भी उसके घर में नहीं मिलेगा। लेकिन ये कह के तुम्हारा वो वोट ले लेता है, और उसके एवज में क्या करता है? तुम्हारी आमदनी जो एसएस होता है, सिचुएशन एनालिसिस सर्वे, जो कि एनएसएसओ करता है, उसके सर्वे में मोदी जी ने जब पहला 2016 में बरेली में ऐलान किया था किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, हालांकि उस समय भी उनको नहीं मालूम था कि अभी कितनी है, लेकिन उन्होंने एक दे दिया। आज तक किसानों की आमदनी कितनी है इसका कोई सर्वे नहीं हुआ। एसएएस ने जो सर्वे किया उसमें 19 तक का बताया आंकड़ा 10,218 रुपए। अगर कॉस्ट स्केलेशन, इसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम कहते हैं, अगर ये कर दिया जाए तो हकीकत में आमदनी घट गई है किसानों की। तो आपने 6,000 दे के उसके पीछे से सब खींच लिया, उसके बच्चे की हंसी खींच ली। क्या ये हम उनको कन्विंस कर पाए? यूपी में क्यों जीतती है वो? और क्या ये बात सच नहीं है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पे पहली बार कोई गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे लड़ती है, क्योंकि वो पिछली सरकार की अच्छी नहीं थी, ये बात सच है। तो लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली बेटर रहा। हम इसको बता के फिर आगे बताए कि तबरेज, पहलू खां, जुनैद, जब इसको आप मारते हैं तो एक दहशत कम्युनिटी में होती है। दंगे होते कम है जब दोनों कम्युनिटी असर्टिव हो, दोनों असर्ट करें, अपनी ताकत का एहसास करें, तभी दंगे होते हैं। एक कम्युनिटी को जब आप सबड्यू कर देंगे तो वो दंगा नहीं होगा।
तो दंगा में आपका कमाल नहीं है। एक कम्युनिटी को जब तबरेज, जुनैद, पहलू खां और अखलाक को मार देते हैं, उसके बाद उस कम्युनिटी का असर्शन पावर तो खत्म हो जाता है। इसलिए नहीं होते हैं दंगे। तो ये आपको उसको समाज को बताना पड़ेगा। तो हम गलती क्या कर रहे हैं कि लाठी लेके एंटी मोदी तो हो जाते हैं, हर प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन मोदी की जो प्लसेस हैं उसके बरक्स, जैसे कि आपने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 32 साल हो गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आते हुए। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारा जीडीपी 28वें खाने से खिसक के 5वें पे, 6ठे पे आ गया। बड़ा विकास किया हमने, लेकिन मानव विकास सूचकांक में हम जहां थे वही हैं। उस समय 135 पे थे, इस समय 131 पे हैं बस। उसी तरह भूख का सूचकांक, अभी आपने देखा सरकार की एनएफएचएस 5th की रिपोर्ट है कि हमारे 89.7% बच्चे एक्सेप्टेबल न्यूट्रिशनल इनटेक, जो स्वीकार्य पोषण होता है, उनको नहीं मिलता। क्या हम ये उसको बता पाते हैं? हम मोदी के प्लसेस बताएं और उसके बरक्स रखें कि इस प्लसेस में तुम्हें भिखमंगा बना दिया है इस गवर्नेंस ने, लुम्पेनाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा किया है, लंपटवादी पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा किया है। वही जो समाजवादी पार्टी के लंपट होते थे, अब वो भी गाड़ी लगा के घूम रहे हैं। तो जब हम दोनों चीजों को और मोदी के गवर्नेंस मॉडल को ब्रीच करना, ये सामान्य, या आपको अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी, ये मॉडल है कैसा। इसमें हम कुछ चीजें डायरेक्ट डिलीवरी में दे देते हैं और ताली मारना उसको मीडिया से करवा लेते हैं कि गया साहब 6,000 करोड़, 6,000 किसान क्या 2,000 अब की 4 महीने में गया। और मोदी ऐसा आदमी जो सड़क भीख बनता है तो उसका उद्घाटन कर देता है। आप सोचिए कितना वो मुखातिब है। हमें ये करना होगा कि सड़क जैसे ही बने तो अगले दिन जाके देखें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस टूटा कैसे था। जब तक हम ये नहीं करेंगे शिद्दत से, तब तक ये मोदी के वर्चस्व को सिर्फ ये कह के गाली देके विपक्ष होता क्या है? ये विपक्ष तो रातों रात ही मर्ज कर जाएगा। कौन सी पार्टी थी जब इमरजेंसी लगी थी? एक जयप्रकाश बाबू कर रहे थे, पार्टी तो कोई भी नहीं थी, लेकिन वो सब साथ आ गए। तो वो सिचुएशन क्रिएट करना, और नहीं, हमारा शौक सिचुएशन क्रिएट करना नहीं है, हम मोदी के गवर्नेंस को ही तो सही बता ले जाए कि इस गवर्नेंस में आपका साथ धोखा क्या हो रहा है, आपके बच्चे के एजुकेशन का क्या हो रहा है, हेल्थ पैरामीटर्स पे क्या हो रहा है। जो आयुष्मान दिया गया है उस पर आप देखेंगे कि यूपी में पूरे कोरोना में जितना, मतलब आप पूरा कोरोना अगर ले लीजिए तो जानते कितने लोगों का इलाज हुआ है? पूरे यूपी के कोरोना काल में 1,500 लोगों का इलाज हुआ है, जबकि कर्नाटक में 50,000 रुपया पर आदमी को मिलता था और 2.5 लाख लोगों का इलाज हुआ। बिहार में 700 से कम लोगों का हुआ। तो जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा असली चेहरा ये है, आयुष्मान भारत जिसे तुम तमाशा बनाए हो, कोरोना में वो मर गए तड़प के, लेकिन आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं मिली, आज भी नहीं मिल रही क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने क्या कभी इस तरह बरअक्स इसको रखा? क्या ये आज आयुष्मान भारत पे करते हैं? तो हम जो लोग हैं, और हमारी चिंता ना तो विपक्ष है ना मोदी, हमारी चिंता वो जनता है जिसको हम सत्य से रूबरू तो करा ले जाए, दोनों पहलू बताए। ये बात आप सोचिए, कांवड़ यात्रा हुई, एक भी, कमाल है यूपी की पुलिस, एक भी दंगे नहीं हुए। कांवड़ यात्रा में आप जानते हैं कि मोबाइल प्रोटेक्टिव होता है, जो जिसकी सुरक्षा कर्मी है वो रिलीजियसली चार्ज होता है, मोबाइल होता है, लेकिन इसके बावजूद एक कोई घटना नहीं। जबकि आतंकवादियों के लिए, चूंकि मैं थोड़ा सा इसको जानता हूं इस सब्जेक्ट को, आतंकवादियों के लिए बेस्ट ये अवसर था क्योंकि प्रोटेक्टिव मोबाइल था, और कभी भी गिरुआ पहन के घुस जाइए, उसके बीच में एक बम प्लांट कर दीजिए, रिमोट से दाग दीजिए, ये तो बहुत आसान था। अगर वो नहीं हुआ है तो तारीफ की चीज है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि इसके एवज में आपने किस तरह से कम्युनिटी को सबड्यू कर दिया। आपने उसको उसके जो सेंस ऑफ प्राइड होता है घर से, वो नहीं निकलता है। ठीक बात है। तो ये जब तक हम नहीं बताएंगे, दोनों को रख के हम उसके पॉजिटिव बताने के ठीक बगल में रखेंगे। इसीलिए हमने कहा कि आपको ये दोनों करना पड़ेगा,
कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जिस तरह एक मैसेज देके सारे टीचरों से कहता है कि हर टीचर को शिव मंदिर पहुंचना होगा पूजा करने, आपने गवर्नेंस को कम्युनलाइज कर दिया है, आपका अफसर कम्युनलाइज हो गया है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे उसको, तब तक ये जो ग्राफ है ये सिर्फ ये कह के कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, मुझे लगता है कि उससे अच्छा कांग्रेस तो पैदा हो जाएगी, वो सिचुएशन पैदा हो जाएंगे तो कांग्रेस भी खड़ी हो जाएगी, विपक्ष भी एकजुट हो जाएगा। लेकिन क्या वो सिचुएशन आज बन पा रही है? और सिर्फ इसलिए कि मोदी के गवर्नेंस के मॉडल को गहराई से समझने की जरूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे।